सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की खासी अहम है कि अभी तक इलेक्शन के हवाले से वाज़े तौर पर कोई तारीख सामने नहीं आ सकी है। सिर्फ ये कहा गया कि जनवरी का आखिरी हफ्ता इलेक्शन होंगे, लेकिन उसके बाद तैयारियों के बारे में तो कहती है इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो सबसे ज़्यादा इलेक्शन की बात कर रही है, इलेक्शन मांग रही है कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन बहरहाल वक्त पर यानी कि 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं, अब आगे मामला जा रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ हमने ये देखा कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर खासा उन्होंने बात की है कि ख़ास तौर पर पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए उस तरह से नहीं हो रही है। उन पर भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद होती है कि क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपके होते हुए हो रही है, सिंध में सबके लिए है या नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है। और दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी इस वक्त 21 अक्टूबर को फाइनल हो चुकी है। अब वो वहाँ से जो है बरास्ता मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए पाकिस्तान 21 अक्टूबर को पहुँच भी रहे हैं। नून लीग खासी मुतहरिक थी, लाहौर में एक जलसा किया, उस पर तनकीद भी हो रही थी कि लोग नहीं थे, फिर कहा गया अब वर्कर्स कन्वेंशन है, फिर दूसरा जलसा किया गया। 7 जलसों के शेड्यूल में से 2 जलसे हुए और बाकी के पहले 3 फिर बाद में 2 वो मनसूख कर दिए गए। कहा गया कि वर्कर्स को थकाना नहीं है। तो क्या ये सिर्फ 7 जलसों में वर्कर्स थक रहे हैं 21 अक्टूबर के? यह मामला आपसी इख्तलाफात और लोगों के जो रिस्पॉन्स है उसका कम होने की वजह से? आज इस हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुनज़ादा चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सैयदा खुनज़ादा चट्टान साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। न्याजी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये नून लीग बड़ा मुतहर्रिक हुए, हम देख रहे हैं एक तरफ शहबाज शरीफ साहब, एक तरफ मरियम साहिबा, जलसे हो रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद अचानक अब खबरें सामने आई हैं कि वो जो जलसे हो रहे थे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के, राना मशहूद साहब के, मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए कि वर्कर जो है उनको थकाया ना जाए, वो एनर्जी बाकी रखी जाए 21 के लिए। ये एनर्जी बाकी रखना था या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था आपके जलसों में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो भी लाहौर जैसे बड़े गढ़ में? तो क्या वजह है ये जलसे मनसूख करके सिर्फ और सिर्फ अब 21 पर फोकस कर रहे हैं आप? देखिए जी, यहाँ जलसों की बात है, जलसे हमारे भरपूर हो रहे हैं और सिर्फ लाहौर में नहीं हो रहे, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। मैं ग्रास रूट लेवल पे सियासत करता हूँ, भरपूर सियासत है, लोग की जोश खरोश है और लोग धड़ाधड़ अपने नाम लिख पा रहे हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट दी जाए, हम इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं। और जहाँ तक जलसों की मनसूखी का तल्लक है, उसमें ज़ाहिर पार्टी की स्ट्रेटजी होती है कि किस वक्त क्या चीज करनी है। तो ये तब्दील होती जलसे जरूरी है नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, क्या है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बंदा आया नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह तैयारी भरपूर है, लोगों का जज्बा, जो लोग समझते थे ना कि ये कोई ऐसी बात नहीं है और लोग इररिलेवेंट है, जो लोगों को ये तनकीद हो रही है कि पहले आप जो है वो बयानिया एक बनाते हैं, 2 साबिक जर्नलों का एहतसाब किया जाएगा, फिर उससे यू टर्न लेके एक नया बयानिया मईशत के ले आते हैं। पहले आप 7 जलसे लाहौर जैसे बड़े शहर जो गढ़ है उसमें अनाउंस करते हैं, फिर 2 के बाद कहते हैं कि नहीं। तो कह रहे हैं कि आप भी अब एक माजी के लीडर की तरह यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं। कुछ ना कुछ वजूहात होंगी इसके पीछे फिर ऐसी कि लोगों का रिस्पांस नहीं है या किसी और के कुछ अहकामात है? क्या वजूहात? अब जी जहाँ तक देखो जी, इस पे जलसों का तो कोई प्रोग्राम जलसे मनसूख होते भी रहते हैं। अच्छा, 1-2 दिन में बिहार में सही में कोई और कारण मीटिंग का फैसला हो जाएगा। तो ऐसी कोई पार्टी की पॉलिसी तब्दील होती रहती है। लेकिन जो यू टर्न की आप बात कर रहे हैं ना, मीर साहब ने जो स्पीच की थी आज 18 सितंबर को, मैं भी उसमें था, वो उसमें ये कहना था कि हम कोई इंतकाम की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जो ये कम से कम ये तस्लीम तो कर लिया जाए कि मुझे जो हटाया गया था वो किसी की गलती थी। ये यहाँ तक बात हुई है, कोई इंतकाम की बात नहीं है। सही।
चलें, आप जो बात करें इंतकाम की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल मियाँ साहब अब वापस आते तो एजेंडा और चीज़ें तो वो बताएंगे कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वही आकर मईशत के हवाले से चीज़ें वो देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात जो चीज़ें शाह साहब अखुंज़ादा चटान साहब वो थीं, चटान साहब अब वो ख़त्म हो गई हैं? कोई लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आपके माहौल साजगार हुआ है या शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बाकी हैं? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते हैं कि इस मुल्क के जो मसाइल है और ये मुल्क का जो मसाइल के दलदल में फंस गया है और वो इसी निकालने का दो ही रास्ता। पहला रास्ता ये कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो और दूसरा ये कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। हमारे जो दो बड़े मसाइल है, एक दहशतगर्दी है जो हर हफ्ते में दो खुदकश धमाके हो जाते हैं पुख्तनख्वा में और बलूचिस्तान में। हर रोज टारगेट किलिंग हो रही है जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जिसमें हमारी पुलिस की जवान शहीद हो रहे हैं, थानों पे हमले हो रहे हैं। और दूसरा हमारा मईशत का मसला है। तो इन दोनों के हल के लिए बहुत जरूरी है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो और इलेक्शन साफ और शफाफ हो। हम सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम पूरे मुल्क के लिए कह रहे हैं कि वोट जो है ये अवाम का हक है। ये अवाम आईन ने, दस्तूर ने अवाम को ये इख्तियार दिया है कि ये किसको 5 साल के लिए इस मुल्क का हुक्मरान देखना चाहते हैं। तो ये हक अवाम से नहीं लेना चाहिए। और हमने जो बात किया था वो वाजह था कि चारों सूबों में निगरान हुकूमत है, पुख्तनख्वा में भी निगरान हुकूमत, बलूचिस्तान में भी निगरान हुकूमत, पंजाब में भी निगरान हुकूमत और सिंध में भी निगरान हुकूमत। लेकिन अगर आप पुख्तनख्वा आके देख ले, आप पंजाब में जाके देख ले, तो वहां पे लगता नहीं है कि कोई निगरान हुकूमत है। वो ट्रांसफर करते हैं, वो पोस्टिंग करते हैं, वो एक मुंतखब हुकूमत की तरह फैसले करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिंध हुकूमत जो है वहां पे एक इंस्टीट्यूट का ट्रांसफर पोस्टिंग भी इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता है। तो हम समझते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो, जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। तो इसका मतलब अभी भी आपके साथ जो है वो एक जैसे बर्ताव वाला और लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला तो नहीं हो पा रहा? देखिए जी, हम सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। सबके साथ, इन लोगों को हट के, वो भी पूरा पार्टी का मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ वो लोग जिन्होंने हमारे शोहदा के मुजस्सिमों को तोड़ा है, जिन्होंने हमारे शोहदा के बेहुरमती की है इनकी तस्वीरों की, जिन्होंने हमारे PTV को, रेडियो पाकिस्तान को जलाया, जिन्होंने जना हाउस पे हमला किया, जो लोग बराह रास्त इसमें वो लोग इसलिए, इसके अलावा जितने भी लोग हैं, सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। सबको आजादाना इलेक्शन का मौका देना चाहिए। माजी में आप देख ले, हमारे मुल्क पे जितनी भी बुहराने आए हैं, तो जब मुंतखब हुकूमत आया है तो उन्होंने मसाइल पे, आप देख ले, हमसे बांग्लादेश चला गया, जब मुंतखब हुकूमत आया इस मुल्क का बनाया। मुशर्रफ साहब के दौर में सवाद से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था, लोग आटे के लिए कतारों में खड़े होते थे, चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे, और करीब दुनिया में पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क की लिस्ट में शामिल होने वाला था। लेकिन जब आपने इलेक्शन किया और 5 साल के लिए मुंतखब हुकूमत आया, तो उन्होंने इस मुल्क को उन मसाइल से निकाल दिया। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते हैं कि इस मुल्क से मसाइल से निकालने के लिए, ये दहशतगर्दी को दोबारा खत्म करने के लिए, पाकिस्तान के मईशत खुदा न खास्ता दहशतगर्दी तो आड़े नहीं आ जाएगी कि इलेक्शन डिले हो जाएं चटान साहब? नहीं जी, इलेक्शन तो 2008 में बदतरीन दहशतगर्दी थी, फिर भी इलेक्शन हुआ था। अगर हम दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए इलेक्शन जरूरी है। पिछली बार भी जब इलेक्शन हुआ तो हमने दहशतगर्दों के कमर तोड़ दिया, इनकी यहाँ से ठिकाने खत्म कर दी, इनको धकेल के अफगानिस्तान चले गई। तो हम समझते हैं कि दहशतगर्दी के खत्म करने के लिए इलेक्शन जरूरी है, ताकि 5 साल का मुंतखब हुकूमत आके और वो इस मुल्क के लिए पॉलिसियां बनाए और इस मुल्क को दलदल से माजी की तरह निकाले जिस तरह के मुल्क। अच्छा चटान साहब, मैं एक मौक़िफ़ आपका, क्योंकि मौलाना साहब का एक बड़ा तकनीकी सा मौक़िफ़ है कि बहुत से सर्द इलाके हैं, अगर जनवरी में होगा तो बहुत से, क्योंकि आपका भी एजेंसी से ताल्लुक़ है, आप वहाँ मुश्किल वक्त भी एक दहशतगर्दी का भी देख रहे हैं। दूसरा, अगर जनवरी में इलेक्शन होते हैं, आप नहीं समझते कि मुश्किल हो जाएगी वोटर के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, वोटर को निकालना सख्त तरीन और सर्द तरीन मौसम में, तो इसको आगे ले जाया जाए? जो मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे हैं, क्या उनकी बात ठीक नहीं है मौसम के एतबार से?
देखिए जी, ये सर्दियों में तो पहले भी इलेक्शन हुई है, रमजान में भी इलेक्शन हुई है, गर्मियों में भी इलेक्शन हुई है। इलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप ये करें कि पोलिंग बूथ्स को ज्यादा करें, पोलिंग स्टेशन ज्यादा लगाए, ताकि लोगों में दूर दूर जाना नहीं पड़े, स्टाफ को थोड़ा ज्यादा करें, तो इलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन में न की वजह से और न मौसम की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हमने इससे बदतरीन मौसमों में इलेक्शन ही की है, पहले भी सर्दियों में इलेक्शन हुई, रमजान के टाइम पे भी इलेक्शन हुई है, बदतरीन गर्मी में भी इलेक्शन हुई है, और 2008 के बदतरीन दहशतगर्दी में जो हर रोज 4-5 को 10 धमाके होते थे, जिस दिन कोई 1 या 2 धमाके हो जाते तो हम कहते थे कि आज बचत हुआ, आज दिन खैरियत से गुजर गया। तो ऐसे हालात में भी इलेक्शन हुई है, और इन मसाइल का हल इलेक्शन में है, इलेक्शन के अलावा इस मसाइल का बिल्कुल ये बात तो है। पाकिस्तान में एक जमहूरी और मुंतखब हुकूमत ही मसाइल को हल कर सकती है, और इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल हल कर लिए जाएँ। बहुत शुक्रिया अखुंजादा चट्टान साहब मौजूद थे, गौस मोहम्मद न्याजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे इजराइल के मजालिम जो इस वक्त फ़लस्तीन पर जारी हैं, जहाँ पर बच्चे, ख़वातीन और बूढ़ों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्रेक लेते हैं। और अब हम बात करेंगे इजराइल के मजालिम के हवाले से और हमास का होने वाले हमले से मुतालिक अब सिचुएशन क्या है और क्या आगे होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर और तजकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब आपके वक्त का आज के इस प्रोग्राम के हवाले से कि हम फ़लस्तीन में इस वक्त जो है वो बात करेंगे, और हमास के तर्जुमान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं खालिद क़यूमी साहब। खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस वक्त सिचुएशन खालिद साहब वो क्या है? हमास का बड़ा भरपूर वो हमला था, वो हमले से ज़्यादा मैं अल्फाज जो इस्तेमाल करूँगा वो ये है कि वो अपने दिफा के लिए था, वो गज़ा के लिए था, वो मुसलमानों पर होने वाले मुसलसल मजालिम के बाद वो एक दिफा का एक पहलू था जिसका आगाज़ हुआ। अब जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, वो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स जो हैं वो वेस्ट के वो कुछ और बता रहे हैं, कुछ चीज़ें और आ रही हैं। आपके पास क्या इत्तलात है खालिद साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका है। देखिए, जिस तरह आपने सही तरीक़े से फरमाया है कि फ़लस्तीनी अवाम है अपने दिफा में है, 75 साल से ये काम को जारी किए हैं। अब तो 7 अक्टूबर में क्या हुआ है, ये नया तब्दीली आया है इस स्टेज में और इस कॉन्फ्रंटेशन में, जिसमें कि इजराइलियों का नुकसान है सोल्जर्स की सतह पर, मिलिट्री की सतह पर, इसीलिए कि वो दुनिया आना शुरू कर दिया। वरना मुझे यूँ लग रहा है 7 अक्टूबर में दुनिया को नया नया पता चल गया है कि जी फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, और वो इसीलिए पता चला है कि क्योंकि अभी इजराइली आर्मी भी चीख रहा है, और ये जो राइटिस्ट फनाटिक गवर्नमेंट इजराइल में है वो नुकसान में है कि अपने अवाम के सामने और अपने उस्ताद के सामने, यानी अमेरिका जो इसका बानी है। हमारा मुजाहिदीन तूफान अल-अक्सा को जो शुरू किया था 7 अक्टूबर में, सिंपली एक के स्टेज है कि वो लंबा सफ़र के और लंबा दास्तान के साथ है, अपने आज़ादी की जिद्दोजहद में एक रिंग, गोल्डन रिंग आप कह सकते हैं, इस चेन के अंदर है कि जो इंशाअल्लाह ताला की आज़ादी को हासिल करेंगे। दुनिया हमें इंसाफ नहीं दिया, अदालत नहीं किया, तो हमने के चला है कि इस राह में। अभी मौजूदा सूरत हाल में पहला 3 दिन में हमारा के मुजाहिदीन 1000 के ब्रिगेड 1000 पर्सनल के साथ अपने इक्विपमेंट के साथ है कि हमारा मकबूजा ज़मीनों के अंदर दाखिल हुए थे और वहाँ के दुश्मन को सामना किया है और कम्बैट भी किया, उनका सामना आमना का अपना वेपनरी कॉन्फ्रंटेशन कर लिया है। काफ़ी इजराइली सोल्जर्स हमारे के कब्ज़े में आया हुआ है और काफ़ी हलाकत में पहुंचा है, और 2600 से ज़ायद के इजराइली ज़ख्मी भी हो चुका है। साथ साथ के सेकंड स्टेज अब कल सुबह भी 3 दिन के बाद हमारा फ़ौज भी जो अपना मिशन को मुकम्मल करके गज़ा वापस चले गया, फिर दोबारा रिप्लेनिश हुआ था, एक और फ़ौज आया हुआ है इसके बदले में, और अपना जो मिशन है कि 50 लोकेशन के साथ इन्होंने कामयाबी हासिल करके अपना
हेड क्वार्टर में वापस चला गया है और कुछ लोग अभी तक हैं चंद लोकेशन में के रील और फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन दुश्मन के साथ, मगर आज रात की टाइम फजर के शुरुआत से हैं कि नया स्टेज इस कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गया है और वो भी लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं जो डेफिनेटली के मतलब मिलिट्री स्टेशन हैं। ये तो ऑपरेशन अब दोनों जानिब से वो चलते रहेंगे, लेकिन मैं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो बेकाम आदमी है जिस तरह से वहाँ तो जो अटैक कर रहे हैं इजरायली, वो तो बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो इस वक्त सिचुएशन है ख़वातीन के शहादतों की। हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वो फुटेज चला रहे हैं कि हमला किया गया है, पूरे ख़ानदान जो है वो शहीद हो गया, एक बच्चा सिर्फ वो बचा। बड़ी दर्दनाक किस्म की ये सिचुएशन है। डॉक्टर जमील साहब, ये जो हमास का ये हमला और उसके बाद इजराइल का जो वो कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी ताकत और सब कुछ, एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का जो है वो आयरन डोम वो सबसे मजबूत है, वो सबको ब्रीच करके ये हमला होना, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था इजराइल कि कुछ ऐसा होगा? और उसके बाद अब हमास को एक शिद्दत पसंद तंजीम दिखाया जाना, दहशतगर्द तंजीम वेस्टर्न वर्ल्ड की जानिब से, फिर अमरीकी इमदाद का पहुंच जाना, इसके बाद अब सिचुएशन क्या बनती नज़र आ रही है? सर, आप तो खुद जो है वो खलीज में रहे हैं वैसे सफ़ीर पाकिस्तान। पहली बात तो यह है कि हाँ, इजराइल जितनी कुव्वत है, जितनी मिलिट्री माइट है उसकी, जितना उसको जोम है, जितना घमंड है, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि हमास के ये सरफरोशान जिस तरीके से दाखिल हुए हैं अपनी ज़मीन में। एक्यूपाइड लैंड, ये मैं इंटरनेशनल ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्यूपेशन का जो एरिया है, यानी कि जो डिक्लेयर हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा के, उसमें हमारे पास मौजूद है रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन, उसके मुताबिक एक्यूपाइड टेरिटरी इजराइल के पास है और 242 के तहत, जो कि 1967 में रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल का पास हुआ 242, उसके तहत इनको कहा गया था इजराइल को कि आप तमाम एक्यूपाइड टेरिटरी से जो आपने 67 के बाद लिया है उसमें से आप वापस चले जाएं। उससे पहले की जो दास्तान है वो इसलिए कि उनको हक़ खुद इरादियत दिया गया है, उसके तहत भी सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन मौजूद हैं, उसको भी छोड़ते हैं। दूसरे इंटरनेशनल कानून की बात कर लेते हैं कि क्या ये जो जंगजू हमास के दाखिल हुए, क्या वो एक्यूपाइड टेरिटरी में दाखिल न हुए? और अगर एक्यूपाइड टेरिटरी में दाखिल हुए तो उन्होंने इंटरनेशनल कानून की कौन सी खिलाफ वर्जी की? ये OIC को सोचना चाहिए। OIC जो कि सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है मुसलमानों की तकलीफ को देखने का, OIC के आर्टिकल 1 जुज़ 8 के तहत, पार्ट 8 के तहत बिल्कुल फ़लस्तीनियों का जिक्र है कि इनको इसकी स्ट्रगल को सपोर्ट किया जाएगा। फ़लस्तीनियों का जिक्र है कि फॉरेन ऑक्यूपेशन से उनकी जान छुड़ाई कोशिश की जाएगी, जान छुड़ाने की, और उसके बाद अल-कुद्स अल-शरीफ को अपना कैपिटल के तौर पर फ़लस्तीन का, उसके लिए OIC ने इस आर्टिकल 8 के तहत करना था, लेकिन इस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो इन ममालिक के नहीं है। मेरा अपना मानना ये है, पहली बात कि इजराइल को ये जोम था कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, इजराइल सोच नहीं सकता था कि 100 से ज़्यादा लोग यरमाल बना लिए जाएंगे। तीसरी बात, इजराइल कभी नहीं सोच सकता था कि उसके सीनियर जर्नल वो हमास, जिनको कि वो समझता था कि उनको ख़त्म कर चुके हैं या उनको 3/4 उनका हमने वो कर दिया, जैसे कि अभी इजराइल कह रहा है कि हम इस दफ़ा हमास को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन उस न्यूट्रलाइज करने के सिलसिले में जिसको कि वेस्ट सपोर्ट कर रही है और उसमें वो इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसमें किसी सिविल आबादी का पानी, खाना, मेडिसिन, बिजली बंद नहीं की जा सकती, किसी सिविल आबादी को कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। और अगर ऐसा कोई मुल्क करता है तो वो वार क्राइम के बिल्कुल सही डेफिनेशन में आता है। और वार क्राइम का डेफिनेशन भी इस तरह कि पहली बात तो ऑक्युपाइड टेरिटरी,
एक्यूपाइड टेरिटरी का जेनीवा कन्वेंशन आर्टिकल 49 भी मौजूद है, जिसके तहत एक्यूपाइड टेरिटरी में कोई एक्यूपाइड फोर्स, इजराइल ने तो कभी इंटरनेशनल लॉज की, अखलाकियात की, मोरालिटी की, उसने तो कभी भी पासदारी नहीं की। ये तो एक बड़ा क्लियर है। आज वो उन पर हमला हुआ है तो वो तो इससे पहले भी निहत्ते बच्चियों पर उनको पकड़ते हुए फुटेजेस पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है, लेकिन वो खामोश होती है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड का भी एक, हम ये देखते हैं, दोहरा मयार है। एक तरफ रशिया का हमला यूक्रेन पर होता है, यूक्रेन अपने दिफा के लिए अगर वो कर रहा है तो वो ठीक है, और अगर फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर कब्जा हो रहा है, अगर वो अपने दिफा के लिए निकलते हैं तो दोहरा मयार है कि वो उन्हें जो है वो दहशतगर्द बनाकर पेश कर रहे होते हैं। लेकिन खालिद कुदूमी साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये तनकीद हो रही है कि हमास कर रही है। हमास के लोगों का ये काम था, फ़लस्तीनी तो लाखों की तादाद में ऑलरेडी वहाँ जॉब्स करते हैं, वहाँ रहते हैं, उनको कोई इशू नहीं था। ये एक पूरा बयानिया वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि वो चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है। तो ये सिर्फ हमास की ख्वाहिश थी कि वो हमला कर लें और उसके बाद मुश्किलात में पैदा कर दे बाकियों के लिए भी? देखिए, ये तो नैरेटिव है इजराइली और दुश्मन का, और वो आपको बताया पूरा इजराइल बेसिकली है कि झूठ और फैब्रिकेटेड नैरेटिव के ऊपर ही बनाया गया है। 1948 में से ये कहा गया है कि ये ज़मीन, उसमें कोई अवाम है ही नहीं है, ये ज़मीन बना हुआ प्रॉमिस नेशन के। अच्छा, खालिद साहब से रब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। अच्छा जमील साहब, एक चीज़ यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये किसी जगह जाके तो ये मामला रुकना है। अरब, अच्छा खालिद साहब बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर साहब से बात कर दूँ। जी जी, ये जो फैब्रिकेटेड नैरेटिव है कि तो वो इसका मतलब शुरू से हुआ था। अभी बेसिकली हमारा नैरेटिव क्या है, हम लोग जो है ना, फ़लस्तीन अवाम क्या है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पूरा फ़लस्तीन है कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। चले हम आगे चलते हैं 1967 के बारे में। 1967 के जो इलाके हैं जिसमें वेस्ट बैंक है और गजा है, वो कानूनी तौर पे है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है, एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। सेटलमेंट्स है, एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, जो दुनिया पर इंक्लूडिंग अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। लिहाजा कि हम जो भी कुछ करते हैं, चाहे हम इनिशिएट करते हैं या हम या दुश्मन को हमारे ऊपर ऑफेंसिव करते हैं, फ़लस्तीनी अवाम है एक डिफेंस स्टेट में है, चूँकि वो सिंपल इज दैट दे आर डिफेंडिंग देमसेल्फ अगेंस्ट ऑक्यूपायर। वो जो साम्राज्य और ये जो गासिब है, सहयूनी रिजीम है, कि कानून के मुताबिक है कि वो गासिब है। ये जो सेटलमेंट्स है गजा के सबर्ब में है कि तकरीबन कोई 50 सेटलमेंट्स उधर है कि वो उस पर हमने कार्रवाई शुरू कर दिया। और ये जो अब अफसोस इस बात पे है कि जिस तरह मैंने बताया था पहले से कि लगता है कि जी अभी पता चला है कि जी उधर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। असल बात ये होता है कि पोलराइजेशन दुनिया में है। वो लोग हैं जो इस गासिब और जल्लाद का प्रोजेक्ट को बनाया गया है। सुपर पावर्स उस वक्त तक यूके और इसके बाद अमेरिका ने संभाला है, और अवाम और दीगर मुस्लिम ममालिक है दूसरी तरफ से। बात यह है कि आज लोगों को ये मालूम हो रहा है, लेकिन लाखों फ़लस्तीनियों पर जिस तरह से जुल्म और सितम 1946 से वो चलता आ रहा है, वो सब के सामने है कि उनके घर बार, उनकी ज़मीनें, उनकी हर चीज़ पर जो है वो कब्ज़ा किया, लेकिन वो आज भी डटे हुए हैं इतनी बड़ी ताकत के सामने। ये सलाम है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, अब आगे क्या होगा? एक तरफ तो इजराइल के, अरब के अंदर बहुत से कंट्रीज़ के साथ हालात बेहतर हो रहे हैं, एक पट्टी पूरी है जिसके साथ उसके सफारती ताल्लुकात बन रहे हैं, एक दूसरी तरफ पट्टी चल रही है जिसके उस तरह नहीं है। अब होगा क्या सर? ये जंग तो इस तरह नहीं चल सकती ज़्यादा देर। ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है ये थोड़ा कटाई में पड़ जाएगा, अब ये होगा। और दूसरा ये है कि बॉटम्स अप प्रेशर, जिस तरह के अरब स्प्रिंग के दौरान लोग सड़कों पर निकल आए थे, अगर ओआईसी कंट्रीज ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई तो उनके अवाम, हुक्मरानों को छोड़ें, हुक्मरानों के इंटरेस्ट और हैं, लेकिन उनके अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। आप देखें इजिप्ट में पाबंदी है कि आप जरूर जलसा नहीं निकाल सकते। कल फुटबॉल मैचेज में लोगों ने नारे लगाए और झंडे निकाले फ़लस्तीन के। हर जगह ये हो रहा है, और पाकिस्तान में भी एक बड़ी ज़ोर शोर से इसकी तैयारी है। जुमे के दिन छोटे जुलूस तो अभी निकल रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं कि पब्लिक का प्रेशर अपने ही हुकूमत पर, जब मुतल्लिका हुकूमत गल्फ कंट्री हों या दूसरे हमारे इस्लामिक ममालिक के जो कि मेंबर हैं ओआईसी के, खास तौर पर उन पर प्रेशर
जो OIC की हम ये नहीं तवक्को करते फ़लस्तीनियन या हम कि आप इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करें। आपकी OIC में जो चार्टर में है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 8 के तहत रजिस्टर्ड है और जिसकी इजाज़त है अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसका वजन है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, तो उसके तहत फैसला इनको करना पड़ेगा। अभी तो क्योंकि ज़ाती मफादात को मुकद्दम रखा जा रहा है, एक ये ज़ाती मफादात जो हैं वो तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं, लेकिन जो आपने बात की ना अवामी मफादात, वो फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों के साथ कल भी थे, आज भी हैं, और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए चाहे पाकिस्तान में रहने वाले लोग हों या बाहर, वो तमाम के तमाम फ्री पैलेस्टाइन जो है वो उसका कल भी हिस्सा थे, आज भी हिस्सा हैं। और कल भी जो हमास ने किया, जो आज भी कर रहे हैं, वो अपने वतन के दिफा के लिए, अपनी ज़मीन और अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपका भी। खालिद कदूमी साहब हमारे साथ तर्जुमान हमास मौजूद थे। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अगर बहुत बड़े लश्कर जो अबरहा का है उसको अबाबीलों से मरवा सकता है ये रब, तो फिर वो उसकी हिफाजत भी हमास के जंगजुओं से करवा सकता है। यही पाकिस्तान में रहने वाले या फ़लस्तीन में रहने वाले, दीगर ममालिक में रहने वाले मुसलमानों का ईमान है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से कल थी। बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान के लिए जब हैदराबाद के उस क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को 345 रन का हदफ मिला, और जवाब में फिर पाकिस्तान का आगाज़ अच्छा नहीं था, लेकिन अंजाम बहुत ज़बरदस्त हुआ जब मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के शानदार सेंचुरीज़ की बदौलत पाकिस्तान जो है वो कामयाब हुआ। एजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। एजाज़, हम सब बात कर रहे थे कल मैच शुरू होने से पहले, और हम यही बात कर रहे थे, मेरा बल्कि उस वक्त की बात थी कि स्पिनर्स को खेलना अब्दुल्ला और रिजवान, और दुनिया के बेहतरीन स्पिन अटैक था सामने और शानदार बैटिंग। एक्सपेक्ट कर रहे थे 345 और ये भी रिकॉर्ड बन जाए, कितना बड़ा चेज भी हम कर लें। देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कल श्रीलंका ने बैटिंग की है वहां से 2 सेंचुरियां आई थी, और पाकिस्तान की तरफ से भी ये सेंचुरियां की पार्टनरशिप लगनी थी और इनफरादी स्कोर होना था, तो पाकिस्तान ने ये चेज करना था। ये चीज सामने आई है कि कल जब पाकिस्तान टीम ग्राउंड में आई थी और उसके बाद जब पहली इनिंग्स खत्म हुई, तो कप्तान की तरफ से प्लेयर्स को यही हिदायत की गई थी कि जो भी विकेट पे कयाम करेगा वो कोशिश करेगा कि वो फिनिश करके आए, और अपने जो नॉन स्ट्राइक एंड पे जो दूसरे होंगे उनको साथ चलाना है। तो बदकिस्मती से बाबर का जो किरदार था वो कल रिजवान को अदा करना पड़ा, और बाबर जल्दी आउट हुए। फिर रिजवान आपके सामने उसको क्रैम्प भी पड़े, लेकिन उसके बावजूद वो गिरते पड़ते उन्होंने विकेट नहीं छोड़ा, मैदान नहीं छोड़ा, और जीत के साथ ही पाकिस्तान को लेके आया। अब्दुल्ला शफीक जो है, एजाज, अब्दुल्ला शफीक जिसके बारे में हम बार बार, आप तो बहुत ज्यादा वकालत कर रहे हैं पिछले चंद दिनों से, बल्कि एशिया कप से। अब्दुल्ला शफीक ने एशिया कप में भी अपने आप को प्रूव किया, लेकिन कल जो उनकी बैटिंग और कितना फाइन प्लेयर जो है वो नज़र आ रहे थे हमें, जैसे शंबन गिल वहाँ नज़र आए, इधर अब्दुल्ला शफीक। तो ये एक बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तान के लिए होगा कि एक बड़े मैच से पहले अब्दुल्ला शफीक का मिलना, कॉन्फिडेंस आना, सेंचुरी स्कोर करना, वो भी डेब्यू वर्ल्ड कप में। देखिए अब्दुल्ला शफीक का टेम्परामेंट हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मजबूत बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ टेस्ट मैचेस में देखा हुआ था, और फिर अब्दुल्ला को जब एशिया कप में भी चांस मिला था, इमाम उल हक की इंजरी के बाद उनको अचानक टीम में टॉस से पहले ऐड किया गया, तो उन्होंने वहां पे भी 50 स्कोर की थी। और दूसरी चीज ये थी कि जब आप किसी नए प्लेयर को मौका देते हैं तो उसने एक बड़े स्टेज के ऊपर अपना मनवाने के लिए वो अपनी पूरी एफर्ट उसके अंदर झोंक देता है, और अब्दुल्ला ने यही किया है। उसके पास बड़ी स्टेज थी और उसने उसका भरपूर किस्म का फायदा उठाया है। और इसके अलावा आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इंडिया वाले मैच से पहले इस तरीके से आपका एक ओपनर का कामयाब होना और फिर मिडिल ऑर्डर में रिजवान का कामयाब होना। ठीक है, प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।